नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। एक बेचैनी, एक नफरत, माहौल अच्छा सा नहीं हो रहा। पिछले 1 डेढ़ 2 साल आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो इतना जहर आप देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में हैं। आपके दिमाग को तेजाब में बदला जा रहा है। सत्ता पोषक तत्व तो आपके दिमाग को बदल रहे हैं। गणेशंकर विद्यार्थी ने जो कल्पना की थी कि ये मीडिया जो देश को बदलेगा, ये खुद आपको बदल रहा है, जहर में बदल रहा है, तेजाब में बदल रहा है। सत्ता को लगता है कि जितना टीवी चैनल में जहर आएगा उतना उनको आराम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, किस तरह से खत्म हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो बात मैं कह रहा हूं कि मीडिया किस तरह जहर उगल रहा है, मैं ही नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं। तब तो यकीन मानना चाहिए कि समाज टूट रहा है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लेकिन इसके अलावा भी एक चौथा स्तंभ प्रेस यानी मीडिया भी होता है, जिसकी आजादी पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। आज 1975 में जब आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, तब इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबारों को छोड़कर ज्यादातर मीडिया सरकार के सामने साष्टांग दंडवत हो गए। बाद में 1977 में जब इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए और जनता पार्टी सत्ता में आई, तब लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद एक कार्यक्रम में आडवाणी जी ने पत्रकारों से मजाकिया लहजे में कहा, जो उन्होंने कहा वो सच में हकीकत है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में आपको तो झुकने के लिए कहा गया, लेकिन आप तो रेंगने लगे थे। ये सीधा आघात था, सीधा तमाचा था मीडिया के मुंह पर। अब मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाता हूं। विख्यात पत्रकार, देश के शिरोमणि पत्रकार राजेंद्र माथुर एक अखबार के संपादक हुआ करते थे। एक बार प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पर बुलाया। वो चले गए। फिर बातों ही बातों में उन प्रधानमंत्री ने माथुर जी से आग्रह किया कि आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिए। इस पर माथुर जी ने जो जवाब दिया वो मीडिया के लिए एक स्वर्ण युग का जवाब था, जो शायद अब किसी को देने की हिम्मत नहीं है। माथुर जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी, जैसे आप सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही मैं अपने अखबार का प्रधान संपादक हूं। इस मामले में मेरा और आपका ओहदा बराबरी का है, लिहाजा मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा। मेरे अखबार के लिए आपका इंटरव्यू हमारा वो रिपोर्टर करेगा जो आपकी बीट कवर करता है। आप सोच सकते हैं, इस दौर में जब प्रधानमंत्री छोड़िए, गृह मंत्री के सामने आवाज निकलती नहीं है, उस दौर में कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, कोई संपादक कह सकता है, आज के दौर में कह सकता है। इन 2 घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब मीडिया की रीढ़ की हड्डी कितनी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन जरा आज के दौर को भी देख लीजिए। उन्हीं आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर जब उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो झुकना और रेंगना तो छोड़िए, अब तो चापलूसी और चरण वंदना की सारी हदें ये मीडिया पार कर चुकी है। अब तो हालात ये है कि टेलीविजन और ज्यादातर हिंदी अखबारों को मीडिया कहने में भी शर्म आती है। दिन रात टीवी चैनलों पर नफरत की खेती होती रहती है। ऐसे ऐसे एंकर आ गए जिनका नाम तो अमन है, उपनाम भी चोपड़ा रखते हैं, मगर उनका खोपड़ा नफरत की खेती करते करते इस हद तक चला जाता है कि वो एक राज्य सरकार को उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तक भेजने की नौबत आ जाती है। एक गोस्वामी जेल की हवा खा चुके हैं। इतना ही नहीं, एक तिहार रतन चौधरी तो करेंसी नोटों में चिप लगाने से लेकर मोरबी में मरने वालों को ही हादसे का गुनाहगार साबित करने की नीचता की हद को भी बड़ी बेशर्मी के साथ छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं,
हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। मगर ये सब इक्के दुक्के उदाहरण हैं। हकीकत तो यह है, ऐसा रोज हो रहा है। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, हिजाब, लव जिहाद, ये सब करते करते एक तो पत्रकार इतने सुदर्शन निकले कि यूपीएससी जिहाद की हद तक जाकर बातें करने लगे। और करें भी क्यों ना, जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हो शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है, दंगाइयों की पहचान उनके कपड़ों से होती है, वगैरह वगैरह। जिस राज्य में नोएडा फिल्म सिटी के सारे चैनलों के स्टूडियो हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड के गोड्डा में जाकर कहते हैं कि कांग्रेस का इरफान अंसारी जीत गया तो राम मंदिर कैसे बनेगा। तो उस देश की, उस नोएडा मीडिया को नफरत फैलाने से भला कौन रोक पाएगा? कई बार तो सुप्रीम कोर्ट भी इन नफरती चैनलों की हरकतों पर नाराजगी जता चुका है। एंकर के थंबनेल देख देख के भड़क चुका है, कह चुका है क्या नफरत की पाठशाला लगा रहे हैं, लेकिन तब भी ये नहीं मान रहे। शायद इसी वजह से रवीश कुमार ने इनका नामकरण गोदी मीडिया किया था, जो अब पूरे देश में प्रचलित हो गया। खैर, अब तो टेलीप्रॉम्प्टर वाले गोदी सेठ भी आ गए हैं जो गोदी मीडिया के मालिक बन बैठे हैं। मगर आज जो हालत है उसमें गोदी मीडिया शब्द भी छोटा हो चला है, क्योंकि नफरत की बुनियाद से चलने वाला खेल अब इतना जहरीला हो गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। नुपुर शर्मा जैसे बदजुबान प्रवक्ता इन चैनलों के हीरो हो गए हैं और पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। दिन रात मुसलमान 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 चलता रहता है। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे सम्मान के साथ इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जीने का हक नहीं है? क्या उसे अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने पहनावे के साथ जीने का हक हमारे संविधान ने नहीं दिया है? क्या किसान अपनी मांग नहीं रख सकता, और रखेगा तो उसे आतंकवादी कहा जाएगा? क्यों वो मवाली और खालिस्तानी बना दिया जाता है? क्या नौजवान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकता? क्या उसे राइट टू प्रोस्टेट विरोध करने का अधिकार हासिल नहीं है? क्यों उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया जाता है? क्यों टीवी चैनलों को राहुल गांधी की दाढ़ी में सद्दाम हुसैन और नरेंद्र मोदी की दाढ़ी में आशाराम दिखने लगता है? क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी को अपनी मर्जी से दाढ़ी रखने का अधिकार भी नफरती चैनलों से लेना होगा? क्यों कपिल मिश्रा, अनुराग, अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादास्पद बयानों पर दिन रात कोई चौधरी, कोई देवगन, कोई गोस्वामी, कोई चोपड़ा, कोई कश्यप दिन रात नफरती डिबेट संचालित करती दिखाई देंगी? इन डिबेट्स को देख रहे किशोरावस्था के नौजवानों की मानसिकता पर क्या क्या असर होगा, इसका कोई अंदाजा भी इस नफरती एंकरों को है?
कि किस तरह का भारत बना रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें घर घर से हिंदू मुसलमान करने वाले दंगाई निकले। हद तो तब हो जाती है जब किसी पत्रकार का कोई नेता जब ईमानदार पत्रकार कहता है तो उसे मिर्ची लग जाती है। मतलब इनके लिए ईमानदार शब्द भी गाली हो गया। उनको पता है कि वो ईमानदार नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू यह है कि अब चैनलों का मालिकाना हक पत्रकारों के पास नहीं बल्कि कारपोरेट के पास है, गोदी सेठों के पास है। अब भूल जाइए वो दौर जब आज तक शुरू हुआ था, तब एसपी सिंह, जिन्हें टीवी पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, उनके हाथों में कमान हुआ करती थी। रात के 9 बजे एसपी सिंह को देखने सुनने के लिए सड़कें सूनी हो जाया करती थी। लोग टीवी से चिपक जाते थे। कार्यक्रम के अंत में उनकी लाइन थी, ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। आज भी लोगों के जवान पर है। मगर अब दौर दूसरा है। वो गाना आपने सुना है ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह एसपी सिंह और सान के सानिध्य में आगे बढ़े टीवी के तमाम बड़े नाम टीवी को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ गए थे। लेकिन जब से इन टीवी चैनलों पर टीआरपी, सरकारी एड से मिलने वाले पैसे और 5 स्टार कल्चर का चस्का लगता गया, ये सभी चैनल गोदी सीटों की चुंगल में फंसते चले गए, उनकी गोदी में बैठते चले गए। गोदी सीट के लिए भी नफरत की खेती इसलिए मुफीद है क्योंकि इसके माध्यम से एक तरफ देश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाकर ध्यान बटाए रखा जा सकता है और दूसरी तरफ देश की संपत्ति पर एक एक करके कब्जा किया जा सकता है। इससे रणनीति इससे अच्छी बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकती। आज लोगों को अपने घर के फ्रिज का बिजली का बिल दिया जाएगा या नहीं, लेकिन अखलाक के फ्रिज में क्या है इसके लिए बहुत बेचैनी रहती है। मतलब माहौल इतना जहरीला बना दिया गया है कि लोग महंगाई, रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन से तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। आज आईआईटी, आईआईएम, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों के आधे पद खाली हैं, लेकिन लोगों को चिंता ज्ञानवापी की है। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन चिंता हिंदू जगाने की है। और ये सारा का सारा जहरीला माहौल इस नफरती चैनलों का फैलाया हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू करिए और यकीन मान के चलिए यह जहर एक दिन आपके और आपके परिवार को तबाह कर देगा। बंद करिए इन जहरीले चैनलों को देखना। कह दीजिए ये देश गांधी का देश है, ये देश बुद्ध का देश है, यहां प्यार चलेगा, नफरत नहीं। प्यार बांटते चलो। शुक्रिया। देखते रहिए 4 PM। यूपी की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो 4 PM बिहार, और गुजरात की देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।